देन स्टार्ट करेंगे क्लास। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें कुछ सोर्सेज हैं आपके जो किसी ना किसी कंट्रीज से लिए गए हैं। सबसे ज़्यादा आप लोगों के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए गए हैं। ठीक है, एक दो आप लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट है, वो लिख लीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि यूएसएसआर जो आपका रशिया है, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है काफी बार कि रशिया से हमने कौन कौन से सोर्सेज लिए हैं। आप लोगों ने याद रखना कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, मौलिक कर्तव्य, इनको लिया गया है। इसके बाद आइडिया ऑफ जस्टिस जो आपका, ठीक है, न्याय का कॉन्सेप्ट है सोशल एंड पॉलिटिकल। ठीक है, जो आपका कॉन्सेप्ट है, चाहे वो सोशल हो पॉलिटिकल हो, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने अपने ध्यान में रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा हमारे जो पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान, ये भी हमारे जो लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, आपके यूएसएसआर रशिया से लिया गया है। लास्ट हमारा है फ्रांस। फ्रांस से लिया गया है एक लिबर्टी, स्वतंत्रता, इक्वलिटी, समानता और फ्रेटर्निटी। ठीक है, बंधुत्व जो मैंने आप लोगों को बताया था, इसको थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है जी, अगर याद रख सकें तो आप लोग जापान का भी याद रखना, पूछा नहीं गया है आज तक। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो आप लोगों की होती है, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही थी। तो कानून किस तरह से कार्य करता है, कौन कौन से उसके स्टेप होते हैं, ये सारी चीजें आप लोगों की इसमें मुख्य रूप से रहेगी। हमारा जो आज का लेक्चर थर्ड रहेगा, वो रहेगा, अब हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कल, कि हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात की। एक बहुत बड़ी किताब है, ओके, इसी कारण इसका जो सिंबल दिया गया था वो था एलिफेंट। तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक पूरी किताब लिख दी और इसमें सीधे सीधी बातें लिखी। तो जैसे हमारी कोई बुक होती है, उसमें चैप्टर होते हैं, ठीक है, तो इसी तरह इसको भी चैप्टर्स या पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमें पार्ट पढ़ने इसके स्टार्ट करने हैं। तो आज का टॉपिक जो हमारा होगा वो पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का होगा। इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। तो इसमें हम जो मुख्य रूप से जो पार्ट पढ़ेंगे, जो हमारा है, ये है पार्ट 1। ठीक है, भाग 1, भारतीय संविधान का भाग 1। तो ये हमें किस चीज के बारे में बताता है, पहला क्वेश्चन आप उनको यहीं से पूछा जाता है। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का मतलब ये हुआ कि संघ और राज्य क्षेत्र, संघ और राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी नहीं है, वो हमने पीछे पढ़े जो मैंने आप लोगों को बताए, वो वाला नहीं है। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ये है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जो भी आप लोगों के संघ होंगे और राज्य होंगे, उनके क्षेत्रों के बारे में हमें यहाँ पे बताएगा। जो हम लोगों ने पीछे पढ़े थे वो यूनियन टेरिटरी वाले, वो अलग चीज है। ठीक है, आप लोगों का तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, उसमें इसको मत आप लोगों ने करना। ठीक है, वो आपके शेड्यूल फर्स्ट था जिसमें यूनियन टेरिटरी की बात की गई थी, यूनियन एंड टेरिटरी है। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि कौन से आर्टिकल तक चलता है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4। इसमें हिमाचल प्रदेश भी आप लोगों का आएगा। ठीक है, सभी आते हैं। हम बात करेंगे कि जो आपका आर्टिकल 1 होता है, इसका क्या कार्य होगा। आर्टिकल 1 की अगर हम बात करते हैं, सॉरी, जो हमारा पार्ट 1 होगा, इसमें हमें आर्टिकल पढ़ने हैं। आर्टिकल 1 जो आप लोगों का होगा, इसमें सीधा है जितने भी आप लोगों के राज्य होंगे, नेम एंड इट्स टेरिटरी ऑफ यूनियन। ठीक है, तो ये क्या होता है, टेरिटरी का मतलब उसका क्षेत्राधिकार,
कि कितने दायरे में वो अपने आप को वो राज्य मानेगा या वहाँ की यूनियन टेरिटरी वहाँ की होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इंडिया, दैट इज भारत, shall be यूनियन ऑफ स्टेट। तो आप लोग जानते हैं कि जो भारत है वो राज्यों का संघ है, ऐसा नहीं है कि हर राज्य अलग है। ठीक है, सभी के सभी किसका हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। आपका जो एक आधार कार्ड है उसमें जो आपकी सिटीजनशिप है, ऐसा नहीं है कि आप हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं तो आप हिमाचल प्रदेश के नागरिक हुए, आप भारत के नागरिक हैं। ये ध्यान रखना इस चीज़ का, आपकी जो सिटीजनशिप होगी वो इंडिया की है, ना कि हिमाचल प्रदेश की। ओके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा, आर्टिकल 1 में क्या बता रखा है? आर्टिकल 1 में बता रखा है राज्यों के बारे में और इन राज्यों के क्षेत्राधिकार के बारे में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना कि जब हमारा हिमाचल है तो हिमाचल की बाउंड्री सिर्फ हिमाचल हिमाचल तक है। अगर वो पंजाब को टच कर रही है तो वो पंजाब का एरिया है, हरियाणा को टच कर रही है तो वो हरियाणा का एरिया है, जम्मू कश्मीर को टच कर रही है तिब्बत, वो अलग चीज़ है। ठीक है, तो ये बात हो रही है कि कोई राज्य है, राज्य मतलब सभी के सभी राज्य और उनका क्षेत्राधिकार। तो जब भी आप लोगों को ये क्वेश्चन आए आर्टिकल 1 किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों को वहां पे एक जो कीवर्ड देखने को मिलेगा वो टेरिटरी का मिलेगा, तो उससे भी आप ध्यान रखेंगे। बाकी हमने समझ लिया कि क्या बात यहाँ पे हो रही है, राज्य और उसके राज्य के क्षेत्राधिकारों के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे। नेम, राज्य का नाम जो होगा उसकी टेरिटरी होगी, इस चीज के बारे में सारा बताया जाता है। आर्टिकल 2 हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 2 के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या होता है आर्टिकल 2 में, कि कोई नया राज्य अगर आप लोगों ने स्थापित करना है, एडमिशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, पर यहाँ पे एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, आपको क्वेश्चन आएगा कि मान लीजिए कि कोई फॉरेन टेरिटरी है या कंट्री है, वो चाहती है कि हमें भारत का हिस्सा बनना है, तो भारत उस फॉरेन सिटी को स्टेट बनाने के लिए किस आर्टिकल का प्रयोग करेगा? तो आर्टिकल 2 का प्रयोग यहाँ पे होगा कि जब भी भारत में किसी फॉरेन टेरिटरी की स्टेट बनानी है, उसको भारत में शामिल करना है, तो आपको कौन से आर्टिकल का प्रयोग करना पड़ेगा? आर्टिकल आप लोगों का 2 प्रयोग होगा। 2014 में कुछ एग्रीमेंट हुए थे भारत के बीच में और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया थी, तो इन्होंने कहा इतना एरिया हमें दे दो, आप इतना एरिया हमसे ले लो, तो हम क्या करेंगे, एक दूसरे से ठीक हो जाएंगे। तो ये चीजें आप लोगों की थी, उन्होंने उसको उस जगह को अपने अंडर में लाया, तो आर्टिकल 2 का प्रयोग करना पड़ा था फॉरेन टेरिटरी के लिए। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना। जब भी फॉरेन टेरिटरी, यहाँ लिख लो आप लोग, फॉरेन टेरिटरी के लिए है ना, फॉरेन टेरिटरी के लिए विदेशी क्षेत्राधिकार को अगर आपने भारत का हिस्सा बनाना है तो आपका आर्टिकल 2 प्रयोग होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें कि हमारे पास एक और आर्टिकल आता है, आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंतर्गत आप तभी आ सकते हैं जब आपको किसी नए राज्य का निर्माण करना है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, एंड अल्टरनेट्स, या कुछ भी आपने ऐड करना है किसी को अपने राज्य के अंतर्गत। ठीक है, अल्टरनेट एरिया, जैसे मान लो हिमाचल कहता है कि हमारा चंडीगढ़ में भी कुछ एरिया है, हमारी बाउंड्रीज है वहाँ पे, तो अगर उसको ऐड करना होगा तो इनको आर्टिकल 3 का प्रयोग करना पड़ेगा। बाउंड्रीज हो गई, अगर नेम है ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट आपकी जो भी है, अगर आपने चेंज करना है, तो ये सारी चीज़ें किस आर्टिकल के अंतर्गत आएंगी? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। आप लोगों को जैसे पता है 2000 में हमारे 3 नए राज्य बने थे, जिसमें पहला उत्तराखंड था जो उत्तरांचल कहलाता था। दूसरी अगर हम बात करें छत्तीसगढ़,
ठीक है, नक्सल एरिया है, और एक झारखंड, जिसके आज एक नए सीएम फिर से बन चुके हैं, हेमंत सोरेन। ठीक है, तो मतलब दोबारा से शपथ लिए, पहले से थे बट किसी कारण उनको, केस के कारण उन्होंने इसका त्याग पत्र दे दिया था। जो उत्तराखंड है आपका, वो किसका बना था? उत्तर प्रदेश से कट के बनाया गया इसको, उससे निकाल के। छत्तीसगढ़ जो आपका है, ये मध्य प्रदेश से अलग करके नया राज्य बनाया। इसके बाद अगर हम बात करें तो बिहार से झारखंड को बनाया गया था। तो ये सब क्या थे? ये सब पहले बिहार के थे, अंडर आते थे मध्य प्रदेश, यूपी। तो इनको लगा कि क्षेत्राधिकार ज्यादा है, इनको अलग एक नई स्टेट बना सकते हैं। तो आर्टिकल 3 का प्रयोग करके इन्होंने एक नई स्टेट को बना दिया। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश से, अभी तेलंगाना भी अलग हुआ है, तो वो चीजें सारी इसी के अंतर्गत, किस चीज के अंतर्गत? आर्टिकल 3 के अंतर्गत। कोई भी आपने नया स्टेट बनाना है, उसके क्षेत्राधिकार को घटाना या बढ़ाना है, ठीक है, एक का घटेगा दूसरे का बढ़ेगा, उसका नाम, एग्जिस्टिंग स्टेट का नाम चेंज करना है, तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत आपको ये सारे अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। अगर बात करें आर्टिकल 4 की, तो आर्टिकल 4 हमें क्या कहता है? आर्टिकल 4 जो भी आप लोगों ने याद रखना है, नॉर्मल सा है। जितने भी कानून आप बनाएंगे, लॉ मेक अंडर आर्टिकल 2 एंड 3। ठीक है, दूसरे और तीसरे आर्टिकल के अंतर्गत जितने भी आप कानून बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप उनमें चेंज करेंगे, ठीक है, मान लो आपने आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के अंतर्गत कोई भी चेंज करना है, अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो इसमें आप लोग आर्टिकल 368 का यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन बेसिक आता है, ऐसा कभी नहीं आएगा आप लोगों को। ये आया था जब आप लोगों का 370 हटी थी, जम्मू कश्मीर जो टेरिटरी के अंतर्गत बनाए, तब 2-3 बार रिपीट हुआ था क्वेश्चन। तो आपने याद रखना है कि अगर आप लोगों ने आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 का प्रयोग किया है, और आप उसमें कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 368 का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में जितने भी अमेंडमेंट होते हैं, वो आप लोग आर्टिकल 368 का यूज़ करके ही कर सकते हैं। बेसिक क्वेश्चन अगर आप लोगों को कभी एग्जाम में आता है, तो इससे आज तक एक ही क्वेश्चन बना है आर्टिकल 368 का, कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत आप कितने प्रकार के अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो आप 2 प्रकार के अमेंडमेंट कर सकते हैं। एचएस के एग्जाम में एक आध बार क्वेश्चन ये आया है, डिटेल आपसे पूछेंगे नहीं इस चीज़ की, तो इसका थोड़ा ध्यान रखना, ये आपको रहेगा। ठीक है, तो इतनी सी बात आप लोगों ने याद रखनी है आर्टिकल 4 के अंतर्गत, कि जितने भी आर्टिकल 4 हमें इस चीज की पावर देता है कि अगर आर्टिकल 2 एंड 3 के अंतर्गत हमने कोई भी नई स्टेट बनाई है, उसमें उसका नाम चेंज किया है, अगर हमें उसमें कोई भी अमेंडमेंट करना है, तो हम उस अमेंडमेंट को करने के लिए आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं कर सकते। बस इतनी सी बात की है। आपसे आर्टिकल 4 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टिकल 4 के अंतर्गत आप किस किस आर्टिकल की बात की जाती है, तो इसमें याद रखना आर्टिकल 2 एंड 3 की बात की जाती है, और आर्टिकल 368 की बात की जाती है। और आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम सिर्फ 2 ही अमेंडमेंट कर सकते हैं, बस ये बात आपने इतनी सी याद रखनी है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा पीछे के अगर हम चलें, तो आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कमेटीज कमेटीज भी हम साथ साथ ही कर रहे हैं। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि पंजाब और इधर आपका, आई थिंक तमिलनाडु या कोई भी था ना, तो इन्होंने क्या कहा था कि ये एक समय पे आके कहने लगे, नहीं कहते ही थे, यही नहीं कहते थे, वैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्या कहने लग पड़े कि जितने भी भारत में अब राज्य आप लोग बना रहे हैं, तो राज्य आपके भाषा के आधार पर बनने चाहिए। ठीक है, भारत में एक नई मांग उठने लग पड़ी जब भारत आजाद हुआ था, कि भारत में जितने भी राज्य हैं वो भाषा के आधार पे होने चाहिए। कि आप अगर भारत में राज्यों का निर्माण कर रहे हैं, तो उन राज्यों का निर्माण आप भाषा के आधार पर करो। ठीक है, जैसे मान लो पंजाब है, पंजाबी, ये तो अब भी है, पर इसकी स्टोरी पहले समझिए आप लोग, मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो इसके अंतर्गत हमें कुछ कमीशन देखने को मिले, कुछ कमीशन बनाए गए। तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को आता है डायरेक्ट, जैसे क्वेश्चन आएगा सबसे पहला,
आपको तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, मैं थोड़ा डिटेल पढ़ाऊंगा। कि एस के धर कमेटी बनी थी आपकी। ठीक है, एस के धर कमेटी बनाई गई, तो उन्होंने कहा कि आप इस कमेटी का निर्माण करते हैं, जिसको लीड करेंगे मिस्टर एस के धर। ये देखेंगे कि क्या भारत में अगर भाषा के आधार पे हम राज्य बनाते हैं तो क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। तो 1948 में, ठीक है, जैसे ही भारत आजाद हुआ था उसके बाद ही डिमांड होने लग पड़ी कि हमें राज्य जो बनाने हैं वो भाषा के आधार पर बनाने। 1948 में एस के धर कमेटी आती है। एस के धर कमेटी ने क्या कहा कि जो आपका लिंग्विस्टिक मॉडल है स्टेट बनाने का, इन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, आपसे क्वेश्चन आएगा कि बताइए एस के धर कमेटी का रिलेशन किसके साथ है। एस के धर कमेटी का रिलेशन है भाषा के आधार पर बनने वाले राज्यों से संबंधित, है ना, लिंग्विस्टिक मॉडल ऑफ स्टेट। तो इन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक मॉडल के आधार पर हमारे राज्य नहीं बनने चाहिए, हमारे राज्य बनने चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर। ठीक है, इन्होंने कहा कि हमारे जो राज्य बनने चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखना। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा पूछा जाएगा, बट डिटेल में पूछेंगे कि एस के धर कमेटी जो आप लोगों की थी, जिनको 1948 में भाषा के आधार पे जो राज्य मॉडल बनाए जा रहे थे उसके आधार पे इन्होंने क्या आंसर दिया था। इन्होंने लिंग्विस्टिक मॉडल को रिजेक्ट करके इन्होंने कहा कि हमें जो भी राज्य बनाने चाहिए वो बनाने चाहिए प्रशासनिक सुविधा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पर। ठीक है, फिर आंदोलन हुए, काफी उग्र आंदोलन हुए। तो इसको ध्यान रखते हुए 1953 में एक और कमेटी बनाई गई। तो एस के धर कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी और उन्होंने कहा कि हमें जो राज्यों का निर्माण करना है वो भाषा के आधार पे बिल्कुल नहीं करना है, हम राज्यों का निर्माण करेंगे प्रशासनिक सुविधा के अनुसार। फिर से आंदोलन होने लग पड़े भारत में। फिर इन्होंने सोचा कि यार कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। फिर एक और कमेटी बनाई इन्होंने जिसका नाम था JBP कमेटी। अब JBP कमेटी का मतलब हुआ जवाहरलाल नेहरू। फिर आपके वल्लभ भाई पटेल। और पी से आप लोगों के थे पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया हमारे हाउस कमेटी के भी चेयरमैन रह चुके हैं। माइनर कमेटी थी हाउस कमेटी। ठीक है, मैंने बताया था, सॉरी, हाँ, राम, सीतारमैया। घर घर में क्या होता है, सीताराम होता है, तो जब भी हाउस कमेटी की बात आएगी तो सीतारमैया आप लोगों ने याद रखना। JBP कमेटी आई, इन्होंने भी काफी रिसर्च की कि ऐसा होना चाहिए, तो 1948 में JBP कमेटी को भी ऐसा ही लगा कि भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। जो आपका एस के धर कमेटी ने जो भी डिसीजन दिया है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया लिंग्विस्टिक। फिर क्या होता है, आंदोलन बढ़ने लग पड़े। 1953 का टाइम आता है, लिंग्विस्टिक आंदोलन आपका आंध्र प्रदेश में काफी बढ़ रहा था। आंध्र प्रदेश, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको। आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे, लीडर बने इनके, जिनका नाम था पोट्टी श्री रामुलू। ठीक है, पोट्टी श्री रामुलू। इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक आप लिंग्विस्टिक लेवल पे स्टेट नहीं बनाएंगे मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा। तो ये अनशन पर बैठ गए। तो इन्होंने क्या किया, 56 दिन का प्रोटेस्ट किया। और 56 दिन के प्रोटेस्ट पे इनकी होगी डेथ। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आए तो इनकी हो जाती है डेथ। तो भाई भीड़ तो और उग्र हो जाएगी, आंदोलन और बढ़ गए। तो फोर्स में आके इन्होंने पहला राज्य बनाया था भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन आता है कि भारत में पहला राज्य जो कि भाषा के आधार पर बना था उसका क्या नाम था। उसका नाम था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश।
ठीक है। चंद्रबाबू नायडू जो आप लोगों के यहाँ आजकल आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, तो सितंबर या अक्टूबर 1953 को इसका निर्माण हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, यहाँ से क्वेश्चन बनना चाहिए आप लोगों का। ठीक है। फिर इसके बाद अब एक को दे दिया तो सबको देना पड़ेगा, सब आगे पीछे। फिर आई आपके एक और कमेटी आई, फजल अली कमेटी। तो तीन कमेटी आपको याद रहेंगी, एस के धर, जेबीपी और फजल अली कमेटी। फजल अली कमेटी जो बनाई गई थी, ये बनाई गई थी 9 दिसंबर 1953। ठीक है। ये बना था अक्टूबर 1953, तो काफी लोग और भी चल पड़े कि हमें भी चाहिए अब देश अपना, जो भी राज्य है वो भाषा के आधार पर। तो दिसंबर 1953 को जो वो आपके फजल अली थे, ये चेयरमैन बनेंगे इसके। इनके अलावा आपने याद रखना है के एम पानिक्कर का नाम। के एम पानिक्कर के बात करें, एक और पर्सन थे जिनका नाम था एच एन कुरजू। ठीक है, तीन मेंबर की एक कमेटी थी। इन्होंने क्या कहा, ठीक है, फिर पता क्या डिमांड होने लग पड़ी। पहले तो लैंग्वेज के ऊपर हो रही थी, फिर इन्होंने कहा कि वन लैंग्वेज वन स्टेट, वन लैंग्वेज वन स्टेट। तो वन लैंग्वेज वन स्टेट की जो थ्योरी थी, उसको इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, फजल अली कमेटी ने वन लैंग्वेज वन स्टेट की थ्योरी को समाप्त कर दिया। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि वन लैंग्वेज वन स्टेट के आधार पर तो कोई देश या कोई स्टेट बन नहीं सकती। आप हिमाचल की ही बात करें, तो हिमाचल भी भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पे हैं। तो इस तरह से तो 50 स्टेट निकल जाएंगी हिमाचल से ही, अलग अलग भाषा अगर देखी जाए, है ना। तो इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसे कुछ भी बना दें कि ये वन नेशन वन स्टेट। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, कि हम जो आपका लिंग्विस्टिक, जो भाषा के आधार पर आप स्टेट की डिमांड करते हैं, हम इसको बना सकते हैं। तो इन्होंने इसको मना कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भाषा के आधार पे मांग रहे हैं तो हम भाषा के आधार पर दे देते हैं। जिस कारण यहाँ पे स्टेट रिकॉग्निशन एक्ट बनाया गया। रिकॉग्निशन एक्ट बनाया गया 1956। ये क्वेश्चन आता है कि ये राज्य निर्माण जो आप लोगों के थे, आयोग एक्ट बनाया गया था, कानून बनाया गया था, कब बना था? 1956 के अंतर्गत ये बनाया था फजल अली कमेटी के द्वारा। तो इसको थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बनेगा। अब देखेंगे कि इसके अंतर्गत भारत में कौन कौन से राज्य बने। अब भारत में राज्यों का निर्माण होगा तो हमने सबसे पहले बात की थी किसकी? आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश जो आप लोगों का है, इसको पूर्ण रूप से बात की गई, बना दिया गया था इसको, बट ये वाला एक्ट पास होने के बाद इसको 1 नवंबर 1956 को इसको पूर्ण रूप से एक भाषा आधारित राज्य बना दिया गया। ठीक है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, ये 1960 को बना। यहाँ से क्वेश्चन आएंगे नहीं आप लोगों को, बट फिर भी आप याद रखना, कभी आ जाएं। गुजरात बनाया। तो आंध्र प्रदेश जो आप लोगों का बना है, वो बना है आपका 1956, 1 नवंबर 1956। आंध्र प्रदेश 1 नवंबर 1956। ठीक इसके 4 साल के बाद महाराष्ट्र बनाया 1960। महाराष्ट्र के बाद इन्होंने इसके साथ लगता गुजरात बनाया, वो भी साथ ही बना दिया था 1960 में। उसके बाद नागालैंड बनाया, ठीक 3 साल बाद 1963। नागालैंड के बाद हम बात करें तो हरियाणा बनाया 1966। हरियाणा के बाद अगर हम बात करें तो आपका हिमाचल प्रदेश बनाया 1971। हिमाचल के बाद आपका मेघालय 1970। मेघालय हिमाचल प्रदेश से पहले बन गया था 1970 में। ठीक है। मेघालय के बाद आपका मणिपुर। ये आपको एग्जाम कॉपीज में मिलेगा या बुक्स में 1971 मिलता है, बट एक्चुअली इसका 1970 ही है। ठीक है। मणिपुर बनाया गया आप लोगों का 1971 में। ठीक है। मणिपुर के बाद हम बात करें तो हमारा त्रिपुरा आया है
1972 में। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जो हम पीछे पढ़ रहे थे, अब आप लोगों को सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब बात आएगी सिक्किम की। तो आप लोग जानते हैं कि जो हमारा सिक्किम है वो भारत का नहीं होता था। सिक्किम जो है ये एक एसोसिएट स्टेट होती थी। पहले ये एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था चोग्याल डायनेस्टी। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में शामिल होने से पहले सिक्किम किस डायनेस्टी के अंतर्गत थी। चोग्याल डायनेस्टी के अंतर्गत थी। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। 1975 में इनको भारत में मिलने का अवसर मिला था। ठीक है। तो अगर भारत में इसको मिलने का अवसर मिला तो कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये आएगा, तो आपको आर्टिकल याद हो गया होगा, आर्टिकल 2। आर्टिकल 2 का पार्ट 'ए' यूज किया था, इसको थोड़ा याद रखना आप लोगों ने। ठीक है। आर्टिकल 2 का पार्ट 'ए। और आपको यहाँ पे क्वेश्चन आता है कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो आपने याद रखना है 35th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1974 में। उसके अंतर्गत यहाँ पे प्रस्ताव लाया गया कि सिक्किम को अब भारत का ही एक अंग माना जाएगा। ठीक है। तो ये आप लोगों का तब बनाया गया था और इसको उस समय एसोसिएट स्टेट बनाया था। एसोसिएट स्टेट, ये आ जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। इससे पूर्ण रूप से कब बनाया गया, ये भी क्वेश्चन आता है कि कंप्लीट स्टेटहुड इसको कब बनाया गया। तो कंप्लीट स्टेटहुड इसको 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया था। ठीक है, 1975 में। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को बन सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्किम के बाद, हमारे पास आता है गोवा। गोवा आपका 1987 में यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत इसको घोषित कर दिया गया था। ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, ये आपका 1987 में, बाद में इसको क्या किया गया था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी। फिर इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा याद रखना, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को हो सकता है पूछ लें। 1987 में ही इसको ऐड किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। पीछे मैंने आप लोगों को अरुणाचल आंध्र प्रदेश ही लिखाया था ना। ठीक है, ये वाला इसको थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में कंफ्यूजन हमेशा होती है। तो ये 1985 में आ गया था आपका। और लास्ट हमारे पास रहेगा मिजोरम। तो मिजोरम की बात करें 1987। ओके। तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी थोड़ी इम्पोर्टेंट होती जाएंगी, इस चीज़ को आप लोगों ने ध्यान रखना है अगर यहाँ से क्वेश्चन आए। ओके। स्टेट याद रखनी है आप लोगों ने कि इसका कोई ट्रिक आप लोगों का होता है स्टेट का। तो स्टेट को याद करने का हमारे पास क्या ट्रिक रहेगा, आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं स्टेट ट्रिक। देखो, इसका ट्रिक रहता है, जैसे आंध्र प्रदेश से आ, महाराष्ट्र का म, ये आम बन गया। आगे है गुजरात, ना से नागालैंड, ह से आपका हरियाणा, और फिर गुनाह है, में से आएगा मैं, फिर मणिपुर का आप म लेंगे। ठीक है। त्रिपुरा का यहाँ से तू बनाएंगे, ये हिंदी में हम इसको बनाते हैं, यहाँ से लिखना सी। सिक्किम का हमारा सी। ठीक है। पूरा बताता हूँ क्या बनेगा बाद में। कहाँ गया गोवा, ये गोवा है। गोवा का बनाते हैं हम गाँव। अरुणाचल का बनाते हैं और मजे करो। याद रहे तो याद करना, वैसे इतने आते नहीं हैं। आम गुनाह है। ठीक है। मैम, तुसी, गाओ और मजे करो, ऐसे याद आप लोग इसको रख सकते हैं। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको बना सकते हैं, जो भी आप लोगों को रहेगा। ठीक है। जैसे आप लोगों ने सिक्किम के बारे में पढ़ा, इसके बाद आप लोगों को एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, हमने पीछे बात की आर्टिकल के अंतर्गत जब हम चेंजेस कर रहे हैं, जैसे अगर हम बात करें गोवा की,
गोवा हमारा जो था ये पुर्तगीज, जिसे हम पुर्तगाली कहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को जरूर पूछेंगे। पुर्तगालीज के अंतर्गत आया था। इनको पुर्तगाली के से हम लोगों ने आज़ाद होने के बाद, देश को आज़ाद होने के बाद भी हम लोगों ने इसको आज़ाद कराया था। किनसे? पुर्तगालों से। पुर्तगालों से कौन सा ऑपरेशन, ये ऑपरेशन भी पूछा गया है एग्जाम में। ऑपरेशन था आप लोगों का विजय रंग। ऑपरेशन विजय रंग के अंतर्गत हम लोगों ने गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था। पुर्तगाली भारत में कब आए थे? तो हमें पता है 1498 सबसे पहले भारत में आए थे और सबसे लेट भारत को छोड़ के गए थे। इसको थोड़ा आप लोगों ने याद रखना है अगर यहाँ से कुछ बनता है। इसके बाद अगर हम बात करें, एक हुई थी हमारी फ्रेंच सेटलमेंट। यहाँ से नहीं आज तक क्वेश्चन आया कोई भी। फ्रेंच सेटलमेंट के अंतर्गत हमारा आपका जो पौंडीचेरी है, जिसको पुडुचेरी कहते हैं आप, ये वाला एरिया आया था। फिर हमारा आया था इसमें कराईकाल, यमन और माहे। ठीक है, ये वाले आज़ाद करवाए थे। ओके, तो इन चीज़ों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और याद रखें, आर्टिकल 2 के अंतर्गत एचएस में इस बार क्वेश्चन इनसे ऊपर पूछा गया था। आर्टिकल 2, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, 3 भी लिख लो इसमें साथ ही, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। कि आप लोगों ने जब भी आर्टिकल 2 या आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग जब भी कोई बिल संसद में पेश करना है, तो आपको बिल लाने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी रिकमेंडेशन जरूरी है। आप डायरेक्ट इनको नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। ओके, इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, एक तो हो गया आर्टिकल 2 एंड 3, और एक हो गया मनी बिल। मनी बिल भी जब भी आपने पेश करना है तो आपको प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन कंपलसरी रहेगी। इसके बिना आप नहीं कर सकते, मतलब पेश इसको नहीं कर सकते। ये बेसिक क्वेश्चन आप लोगों को अगर पूछा जाए। पार्ट 1 हमारा कंप्लीट होता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आता है सिटीजनशिप। एक भी क्वेश्चन इससे आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बस ये पूछा जाएगा आपका जो है सिटीजनशिप कौन से पार्ट में है, और ये आप लोगों का कौन से आर्टिकल में चलता है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11। क्योंकि इसमें जितनी भी सिटीजनशिप बता रखी है वो आपकी जब माइग्रेट हुए थे आप 1947 वाली, वो वाली हैं, तो आज तक एग्जाम में नहीं पूछी जाती है। सिटीजनशिप से एक तो ये दो क्वेश्चन, एक पार्ट 2 और आर्टिकल 5 से 11। एक हमें पता है कि हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। तो सिंगल सिटीजनशिप हमने भारत में कब कहाँ से ली है? तो ये हमने अडॉप्ट की है आपके यूनाइटेड किंगडम यूके से। क्योंकि मैंने पीछे बताया कि ऐसा नहीं है कि आप यूएसए की तरह हैं कि आपके पास द्वि नागरिकता होती है, ड्यूल सिटीजनशिप होती है। कि मान लीजिए आप हिमाचल में रहते हैं और आप भारत का भी हिस्सा हैं, तो अगर आप मान लो यही चीज़ आपकी यूएसए में होती तो आपके पास एचपी की अलग सिटीजनशिप होती और भारत की अलग। बट हम भारत देश में रहते हैं तो हमारे पास भारत की सिंगल सिटीजनशिप है। यूएसए में होते तो हमारे पास यूएसए की तो अलग से सिटीजनशिप होती, जिस स्टेट में हम रहते हैं वहाँ की सिटीजनशिप हमारे पास अलग रहती। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। सिटीजनशिप अगर आपको भारत की चाहिए तो उसके लिए कुछ प्रोसीजर होते हैं। जैसे अगर हम बात करें आर्टिकल 5, बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ध्यान रखना, आप इसको स्किप करके भी जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखें। आर्टिकल 5 अगर हम बात कर में ये कहा गया है कि आप भारत के नागरिक कैसे हो सकते हैं। ठीक है, भारत के नागरिक होने के लिए सबसे पहले आपके पास यहाँ का डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल होने के साथ साथ आप भारत में पैदा होने चाहिए। ठीक है, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो आपके पेरेंट्स यहाँ पे पैदा होने चाहिए, वो इंडियन होने चाहिए। नहीं तो आप लगभग 5 साल तक भारत में रहो। ठीक है, पूरा 5 साल भारत में ही गुजारने पड़ेंगे, तब भी आपको सिटीजनशिप मिल चुकी है, मिल जाएगी। जैसे आपने सिंगर अदनान सामी का नाम सुना होगा, तो उन्होंने भी सिटीजनशिप ऐसे ही ली थी। ठीक है, आर्टिकल 6 हमारा ये कहता है। ठीक है, अब यहाँ पे आर्टिकल 6 जो कहता है कि अगर आप पाकिस्तान से हैं, मतलब आप 1947 के समय की बात होगी कि अगर आप पाकिस्तान में रहते थे और आपने इंडिया में आए हैं,
तो उनका डिस्कशन किया गया है। आर्टिकल 7 जो आपका वो ये कहता है कि आप पाकिस्तान चले गए थे बट आपको लगा यहाँ तो नरक है, हमें इंडिया में वापस आना है, तो आप यहाँ पे आएंगे। इसी तरह 8, 9, 10, 11 कोई काम के नहीं है, आप लोग याद उनको स्किप कर देना, ठीक है, सीधा आएगा नहीं एग्जाम में। तो जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई वही हम करेंगे। क्रैश कोर्स है आप लोगों का एक तरह का। तो मैंने आप लोगों को कहा है कि यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें कराऊंगा। डिटेल बैच में 12 तारीख से करवाऊंगा आप लोगों को। तो वहाँ पे मैं एक एक चीज़ आप लोगों को एग्जैक्ट बताता रहूँगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे 9 बजे, जियोग्राफी की क्लास होगी। थैंक यू।